हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रात के बज रहे हैं 1 और मैं बना रहा हूं आपके लिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू भाटिया क्लासेस, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, क्लास 11th केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 5। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है बेटा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, सिंबल है Kc। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका काम आपको क्लास 12th में भी पड़ेगा, तो अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं समझाऊंगा और समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी और आपको ये देता है C प्लस डी। इसका इक्विलिब्रियम हो सकता है ये जब 50 ग्राम बचेगा तब ये 50 ग्राम बनेगा। हो सकता है इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आए जब ये 50 ग्राम बचा हो और ये 50 ग्राम बना हो, तब इक्विलिब्रियम स्टेज आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है ये सिर्फ 5% बचा हो और 95% प्रोडक्ट हमारा बन गया हो, या फिर हो सकता है 95% हमारा रिएक्टेंट बचाओ और 5% प्रोडक्ट बनाओ, तब इक्विलिब्रियम आ जाए। इस स्टेज पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, इस स्टेज पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आएगा जब 5% रिएक्टेंट बचेगा, 90% प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने आपको बताया था। और जब आपका 95% रिएक्टेंट हो और 5% प्रोडक्ट बनाओ तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था। हो सकता है यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाए, ये ज्यादा हो ये कम हो, या फिर ये ज्यादा हो ये कम हो, इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए। राइट, तो अब हमें ये जानना है यहां पर कि किस कंसंट्रेशन पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। हमें यहां पर यह समझना है, अगर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट बहुत कम बचता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट बना होता है, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट बचा हुआ होता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया था। अब हमें यह जानना है कि जो इक्विलिब्रियम है ये हमारी किस पॉइंट पे आता है, किस पॉइंट पे आता है, किस कंसंट्रेशन पे आता है, ये हमें जानना है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए 3H2 प्लस N2 2NH3, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें यह समझिए कि हो सकता है यहां पर मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो 90% हो और प्रोडक्ट मेरा 10% बनाओ। राइट, तो अब समझिए यहां पर देखिए प्रोडक्ट सिर्फ 10% बना है और रिएक्टेंट हमारे पास 90% ऑलमोस्ट है। तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसे ऑल्टरेशन करेंगे कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तो अच्छी रिएक्शन होगी, कम प्रोडक्ट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा रिएक्शन का। तो इसमें क्या हम ऑल्टरेशन करें, इसमें हम कैसे ऑल्टरेशन करें, कि ऑल्टरेशन का मतलब क्या चेंजेस लाए कि जिसकी वजह से हमें हाई परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट मिले, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट मिले। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट साहब थे जो आए, जिनका नाम था गुल्डबर्ग, और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे वेगर। ये दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने ये कहा कि हर केमिकल रिएक्शन का अलग अलग रेट होगा, हर केमिकल रिएक्शन का। हमें यहां पर यह सीखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किस कंसंट्रेशन पे आता है और उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं टू गेट अ हाई परसेंटेज प्रोडक्ट, अगर लो परसेंटेज प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हमें यहां पर हमारे पास साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गुल्डबर्ग और वेगर। तो इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, हर केमिकल रिएक्शन का अलग अलग रेट होगा, हर केमिकल रिएक्शन का अलग अलग रेट होगा।
मतलब अगर मैं A प्लस बी और C प्लस डी की बात करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं मैं, अगर अब समझिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब सीधा रिएक्टेंट वाला पार्ट, ये A और ये B। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में A और B की बात मैं कर रहा हूं। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के। फॉरवर्ड रिएक्शन जो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, राइट। और इसको, ये जो A और B हैं, इनको बोलते हैं एक्टिव मासेस। क्या बोलते हैं इनको? एक्टिव मासेस। हमारे गुल्डबर्ग साहब और वेगर ने ये बोला कि हर रिएक्शन का अलग अलग रेट होगा। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट में A और B है मेरे पास, तो A और B को यहां बोलते हैं एक्टिव मासेस। क्या बोलते हैं? एक्टिव मासेस। तो इसी में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट के, राइट। तो मतलब हमें ये कह रहा है कि ये बात कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। जो भी हमारा रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। इनको एक्टिव मासेस बोलते हैं, ए और बी को, रिएक्टेंट के। और बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी जो प्रोडक्ट बनेगा उन दोनों का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला है और एक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी के प्रोपोर्शनल होगा, ओके। देखिए, और जैसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? उनके एक्टिव मासेस है, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों एक्टिव मासेस बोलते हैं इनको, ठीक, इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं, तो यहां पर जो लगेगा उसको बोलते हैं के एफ। यहां पर मैं लगाऊंगा के एफ, यहां जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा उसको बोलते हैं, अगर मैं हटा दूं यहां पर के एफ, प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा के एफ। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा? कांस्टेंट लग जाएगा, जिसको बोलेंगे के एफ, ठीक है। क्या है? के एफ। यहां पर के एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। अब यहां पर अगर बैकवर्ड की बात करें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर वहां पर कांस्टेंट लगाऊं तो वहां के बी हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये सी और ये डी, ठीक है, ओके। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? आपको मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या आ जाती है? इक्वल आती है। इक्विलिब्रियम पे हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल आ जाएगी, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, ये हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगी। तो के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी सी और डी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड का, तो ये हो जाएगा सी डी, इधर ए और इधर बी, तो ये आ जाएगा आपके पास, ओके। और इस के एफ और के सी के रेशियो को बोलते हैं के सी, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस के एफ और के बी के रेशियो को बोलते हैं के सी, यही आपका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो सी डी एक्टिव मासेस लिखे हैं, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस और रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस, सी डी ए बी, इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ओके। चलिए अब एक चीज देखते हैं, तो आपको देख लिया के सी क्या होता है, के एफ की का रेशियो। अब हम लोग मान लीजिए एक मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे H2 प्लस I2
ये हमें देता है 2HI। ठीक है, तो हमने इस एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ये गोल्डबर्ग साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट 1 में 2 एक्सपेरिमेंट किए। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया H2, I2 और HI, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यूज में ये आ रही थी। पहला जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इनिशियल वैल्यू जो आ रही थी, बहुत सारी चीज वैल्यूज निकली, लेकिन हम इनिशियल और फाइनल कंसीडर कर रहे हैं। 2.4 इंटू 10⁻⁻2 और I2 की आ रही थी 1.9 इंटू 10⁻⁻2 और HI की 0 आ रही थी। ओके, अब फाइनल वैल्यू जो देखी इन्होंने, ये आ रही थी हमारी 1.9 इंटू 10⁻⁻2 और ये आ रही थी 0.9 इंटू 10⁻⁻2 और जो HI की वैल्यू आ रही थी 1.4 इंटू 10⁻⁻2 आ रही थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्डबर्ग साहब ने, और H2 की वैल्यू इनिशियल ये आ रही थी, फाइनल ये, I2 की ये इनिशियल फाइनल और HI की ये इनिशियल फाइनल। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट 2 किया, फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। तब देखिए HI की वैल्यू आ रही थी 2.4 इंटू 10⁻⁻2 और इसकी आ रही थी I2 की 1.6 इंटू 10⁻⁻2 और ये 0। ठीक, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही थी, ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल सेकंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यूज दी थी। ऐसे ही मैं आपको कुछ इससे कोई चीज बतानी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये इसकी आ रही थी 1.6 10⁻⁻2, इसकी 1.1 इंटू 10⁻⁻2 और इसकी आ रही थी 1.3 इंटू 10⁻⁻2। तो ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने केसी निकाला। इन वैल्यूज को यूज करके इन्होंने केसी निकाला। तो केसी क्या होता है आपका, आपको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। तो यहां पर HI है मेरे पास और नीचे क्या है, H2 और ये I2। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 समझिएगा ध्यान से। हमने यहां पर फाइनल वैल्यू का यूज किया, यहां पर फाइनल वैल्यू। जब मैंने एक्सपेरिमेंटली HI की वैल्यू यहां रखी और H2 I2 की वैल्यू रखी फॉर एक्सपेरिमेंट 1 के लिए, HI की वैल्यू ऊपर रखी, ये हो जाएगी आपकी 1.9 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻2 और यही ये एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हो गई थी। ओके, ये और एक्सपेरिमेंट 2 के लिए भी इन्होंने यहां से ये वैल्यूज रख दी। तो जब वैल्यूज दोनों ने इन्होंने रखी यहां पर, तब देखा, मैं इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ये वैल्यूज इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वैल्यूज इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई जरूर इसका वो मीनिंग नहीं है कोई। जब इन्होंने ये वैल्यूज देखी और एक्सपेरिमेंट 1 के सॉल्व किया, तो और एक्सपेरिमेंट 2 की केसी की वैल्यू निकाली और एक्सपेरिमेंट 1 की उसमें पुटअप करके फॉर्मूले में, तो देखा कि एक्सपेरिमेंट 1 में इसकी वैल्यू 1840 आ रही थी और एक्सपेरिमेंट 2 में केसी की वैल्यू 1640 आ रही थी। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा था? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम जब होता है तो केसी की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए भैया, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है वो तो। लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? अब ये उसमें सोच में पड़ गए भैया, ये क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई ये तो। क्योंकि इक्विलिब्रियम में एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, देखो एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 2 करो, ठीक है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ भी आए, हमें उससे क्या मतलब है, लेकिन जो ओवरऑल कांस्टेंट आएगा इक्विलिब्रियम, वो तो सेम आना चाहिए ना, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है ना। कंसंट्रेशन कुछ भी आई हो, इनिशियल फाइनल, लेकिन इक्विलिब्रियम केसी तो सेम आना चाहिए ना, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है। बट यहां डिफरेंस आ गया बहुत बड़ा। अब क्या किया जाए भैया, फंस गए। अब देखो यहां पर एक चीज उसने ध्यान से देखी, वुल्डबर्ग साहब ने और वेगर ने। इन्होंने ये देखा, जब मैंने एक्सपेरिमेंट 1 लिया तो मैंने यहां पर HI लिया, यहां पर H2 लिया, यहां पर I2 लिया, यहां पर भी मैंने HI लिया और यहां पर H2 लिया और I2 लिया। इन्होंने देखा ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 का था। इन्होंने देखा यहां से कि जब मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो मेरे पास तो HI के 2 मोल्स बन रहे हैं। मेरे पास तो HI के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं। तब इन्होंने एक दिमाग लगाया
तब इन्होंने बोला कि HI को 2 बार, जो वैल्यू आई है 2 बार लिखो। यहां पर I2 1 बार है, H2 1 बार है, यहां पर भी, इसमें भी HI 2 बार। तो जब इन्होंने इन सब की HI की वैल्यू 2 बार रखी, क्योंकि उसके 2 मोल्स आए थे, तब इसकी वैल्यू दोनों की सेम आई। क्या आई? सेम आई। तो इससे इन्होंने ये बोला कि, एक चीज इन्होंने ये बोली कि जितने मोल्स होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट वाले की कंसेंट्रेशन के हों, चाहे वो प्रोडक्ट वाली कंसेंट्रेशन के होंगे, वो मोल्स उसकी पावर में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? उसकी पावर में चले जाएंगे। कैसे? देखिए, अभी हम लोग कंसेंट्रेशन कैसे लिख रहे थे? अभी हम लोग Kc की वैल्यू कैसे लिख रहे थे? मान लीजिए यही रिएक्शन है, हम लोग लिख रहे थे HI अपॉन H2 और I2। अब इन्होंने बोला ऐसे नहीं लिखना है, बैलेंस करिए इक्वेशन और देखिए सबके कितने मोल्स आ रहे हैं, और जितने मोल्स आएंगे वो पावर में चले जाएंगे। फिर से देखिए, अब Kc कैसे लिखेंगे? HI यहां पर कितने मोल्स हैं? 2, तो ये पावर में चला जाएगा 2। H2 कितने हैं? 1। इनको मोल्स नहीं बोलते हैं भैया, ये मत समझ लीजिएगा, ठीक है? I2। ओके, एक रिएक्शन और लिखता हूं, अब समझ में आई? ये बताता है, ये पावर में जब इन्होंने लिखने के लिए कहा, इस मेथड से, मतलब ये जो तरीका इन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया मोल्स के वाले, बैलेंस करने के बाद मोल्स की पावर में लिखना है, ये बताएगा आपको ऑथेंटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ये बताएगा आपको ऑथेंटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब सुनिएगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reaction products, the product of active masses of chemical reaction products। ये देखो, एक्टिव masses of प्रोडक्ट्स है, रिएक्शन के, प्रोडक्ट के बोल रहा है। इनमें हो सकता है, मान लीजिए इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, तो दोनों आ जाएंगे उनका प्रोडक्ट। आगे बोल रहा है, रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो उसकी पावर, जो उसके मोल्स होंगे वो पावर में आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस होंगे, इनको एक्टिव मासेस कहा था, मैंने बताया था अभी आपको, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, जो भी मोल्स होंगे वो पावर में आ जाएंगे। ये इन्होंने बोला है, जो मैंने अभी आपको बताया। एक रिएक्शन लिखता हूं, वो लिख के दिखाएंगे उसका Kc। जैसे मेरे पास है 4NO3 प्लस 7O2, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, और मान लीजिए ये है 4NO2 प्लस 6H2। अब मुझे इसका Kc लिखना है। Kc क्या बोला था? सबसे पहले प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, तो NO2 की पावर 4 होगी। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ रहा है? मोल्स कितने आ रहे हैं? 4। इधर H2O, इन सब की वैल्यूज दी जाती है, इनमें लिखना सिखा रहा हूं आपको। NO3 पावर 4 रिएक्टेंट का आएगा, O2 पावर 7, ये आपका आ गया केस। इस तरह से हमें लिखना है। चलिए, अब एक चीज और इसमें आपको समझा दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B, और ये इक्विलिब्रियम में है C प्लस D। ओके, अगर मैं इसका Kc निकालूं तो आप बोलोगे सर C और D स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं है, 1 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल्स एक ही हैं। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अगर मैं रिएक्शन, ये फॉरवर्ड है, अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड में, और मान लूं कि इसकी वैल्यू x आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? x आ रही है। सॉरी। अब मैं अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? C प्लस D हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा A और B। मैंने रिवर्स कर दी रिएक्शन, रिवर्स कर दी तो क्या हुआ? अब मेरे पास K डैश C क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा A B
प्रोडक्ट वाला, और नीचे आ जाएगा C और ये D, और इसकी वैल्यू मैंने मान ली x डैश। ओके, आइए इसकी वैल्यू x डैश आइए। अब एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ध्यान से, कि जो हमारा ये मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ये जो KCX आया ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है, और ये जो KC डैश आया ये बैकवर्ड रिएक्शन का है। ये कितना है? बैकवर्ड। ये मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का है, ओके सॉरी, और ये मेरा बैकवर्ड रिएक्शन का है। इससे एक चीज मुझे पता चल रही है कि इससे मुझे एक चीज पता चली कि जो हमारा KC है, जो हमारा KC है वो रेसिप्रोकल, जो हमारा ये जो है हमारा K डैश C, ये रेसिप्रोकल है KC का। जो मेरा बैकवर्ड रिएक्शन, आप खुद देखिए KC क्या निकला? CDAB। K डैश C क्या निकला? बैकवर्ड रिएक्शन का, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। जस्ट क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तो मैं यहां बोल सकता हूं जो मेरा K डैश C है उसको 1/KC लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताइए। क्योंकि अगर मैं 1/KC लिख दूंगा तो यही तो वैल्यू आएगी। देखिए K डैश C लिखा है CDAB, K डैश C यहां लिखा है ABCD, तो ये X, ये जो वैल्यू है ध्यान से समझिए, AB, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ये मेरे पास K लिखा है और ये K डैश लिखा है, ठीक। ये रिवर्स रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। आप खुद देखिए, ये CD आया, ये AB आया, ये AB ऊपर आया CD, तो रेसिप्रोकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो KC है उसकी वैल्यू X है, राइट। जो KC है उसकी वैल्यू X आई है मान लीजिए, तो K डैश C की क्या आ जाएगी? 1/X नहीं आएगी क्या? 1/X कर देंगे, इसी की वैल्यू रेसिप्रोकल C A ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। खुद देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये जो K डैश C लिखा है ये रेसिप्रोकल ही तो है इसका। जो K डैश C लिखा है वो इस X का रेसिप्रोकल, इसकी मान लीजिए X आई है तो इसका रेसिप्रोकल ही तो है। आप खुद देखिए, जो KC है अगर मान लीजिए ये X हो गया, ठीक, तो इसका मतलब क्या है? जो K डैश C है, K डैश C को मैं यहां पर KC नहीं लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब यही है कि जो K डैश C है वो 1/KC है। मतलब जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो रेसिप्रोकल है फॉरवर्ड रिएक्शन के। जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो रेसिप्रोकल है फॉरवर्ड रिएक्शन को, दिखाई दे रहा होगा। फॉरवर्ड लिया है तो AB प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टर नीचे, जब रिवर्स कर दी AB ऊपर आ गया CD, तो K डैश C आप खुद देखिए रेसिप्रोकल नहीं है। जो K डैश C है वो KC का रेसिप्रोकल नहीं है, 1/KC करेंगे तो आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ओके। अब यहां पर आपका हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।